अस्सलाम वालेकुम। प्राइम मिनिस्टर के हवाले से अभी ये खबर आ रही थी कि वो बरामदात में इजाफे के लिए एक मीटिंग को चेयर कर रहे थे और ऐसी खबर मुख्तलिफ वक्फ़ों के साथ आती रहती है, जिससे ये तासुर मिलता है कि शायद हम बरामदात बढ़ा भी रहे हैं और उसके लिए कुछ काम भी कर रहे हैं जो अमली तौर पर दुरुस्त बात नहीं है। जो इस साल के पहले 10 माह में पाकिस्तान से बरामदात के नंबर हैं, जुलाई 1 से लेकर 30 अप्रैल तक, वो हैं 25.2 अरब डॉलर, जो इसी मुद्दत में पिछले साल की निस्बत भी 6.25% कम है। इजाफा नहीं है, 6.25% की कमी है। इसी तरीके से जो पाकिस्तान में इंपोर्ट्स हैं वो हैं 57.2 अरब डॉलर, तो फ़र्क इनका बनता है 32 अरब डॉलर का। हम जो दुनिया को चीज़ें बेच के पैसे कमाते हैं, पेन, कप, फ़ोन, जो भी बेचते हैं हम चीज़ें, उससे कमा रहे हैं हम 25 अरब डॉलर, और जो दुनिया से चीज़ें मंगवा रहे हैं वो तकरीबन है 58 अरब डॉलर। तो 32 अरब डॉलर का फ़र्क है, 32 बिलियन डॉलर्स। और पाकिस्तान जैसे गरीब मुल्क के लिए ये 32 बिलियन डॉलर आप छाप नहीं सकते, तो उसके लिए फिर हम कर्ज़ों के बोझ के तले दब जाते हैं। एक चीज़ जो पाकिस्तान के लिए लाइफ लाइन बनी हुई है वो है रिमिटेंसेस। जो आज स्टेट बैंक ने अदाद-ओ-शुमार जारी किए हैं उसकी रोशनी में पहले 10 माह में जो रिमिटेंसेस आई हैं पाकिस्तान में वो है 33.9 बिलियन डॉलर, तो तकरीबन 34 अरब डॉलर रिमिटेंसेस की मद में पाकिस्तान आया है। लेकिन ये तमाम रिमिटेंसेस ट्रेड डेफिसिट तो पूरा कर लेंगी, लेकिन हर साल जो हमने कर्ज़े और उसके ऊपर जो सूद की अदायगी करनी होती है उसके लिए हमारे पास पैसा नहीं होता। वो फ़ॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से पूरा हो सकता है, फ़ॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में नहीं आ रही, ना आपकी इकॉनमी ग्रो कर रही है, ना ग्रोथ हो रही है, तो FDI कहाँ से आएगी। और इसी तरीके से दूसरा तरीका फ़ॉरेन एक्सचेंज अर्न करने का आपकी एक्सपोर्ट्स हैं, और जो लाइफ लाइन एक्चुअल होनी चाहिए वो एक्सपोर्ट्स होनी चाहिए। आपकी यहाँ लोकल प्रोडक्शन हो जो दुनिया में आप बेचें, यहाँ रोज़गार के मौके भी पैदा होंगे और आप फ़ॉरेन एक्सचेंज भी अर्न करेंगे। वहाँ हम मुकम्मल तौर पर नाकाम है। कोई ऐसी शक्ल नहीं है कि जिसको हम कह सकें कि हम दुरुस्त रास्ते पर गामज़न है, बिल्कुल भी दुरुस्त रास्ते पर गामज़न नहीं है। इससे जुड़ा हुआ एक इशू पाकिस्तान के लिए है पाकिस्तान का फिस्कल डेफिसिट, बजट का खसारा। वो तकरीबन बनता है हमारा 8% के करीब। वो ऊपर थोड़ा बहुत हम नंबर्स को थोड़ा बहुत घुमा फिरा लेते हैं, सूबों से कहते हैं कि आपको हमने पैसे इतने दे 10,000 अरब या 15,000 अरब आपको दिए, आपने इसमें से 1,000 या 2,000 अरब खर्चना नहीं है, कागज़ों में तो आपका, लेकिन ये आप सरप्लस करके वापस निकालेंगे, क्योंकि टोटल जो फिस्कल डेफिसिट निकलता है IMF को हमने बताना है, वो सूबों से सरप्लस लेंगे, वफाक का खसारा उसमें डालेंगे, तो जमा मनफी करके हम ये 5% या 6% करके उनको दिखाएंगे। ये हम पिछले कई सालों से प्रैक्टिस कर रहे हैं, और जो 8% का हम खसारा करते हैं उसको पूरा करने के लिए उतना ही पैसा हम मुख्तलिफ बैंकों से कर्ज़ों की शक्ल में, जो 7-8 हज़ार अरब रुपया 7-8 हज़ार अरब रुपया सालाना बनता है, वो हम बैंकों से उठा लेते हैं। पहले नोट छापते थे स्टेट बैंक से, वो अब IMF ने कहा नहीं, नोट छापना बुरी बात है, अब बैंकों से कर्जा लो, तो हम उसको 12-14%, 18% पे बैंकों से उठाते हैं। अब ये डूबने वाला रास्ता है, एक्सपोर्ट्स ना बढ़ना और 8-8 हज़ार अरब रुपया सालाना बैंकों से कर्जा उठाना, ये डूबने का रास्ता है जिसमें हम डूब रहे हैं। बेसिकली आप यहाँ तक तो आगे हुए हैं, बस नाक अभी बाहर है सांस लेने के लिए, वो भी अंदर जल्दी आ जाएगा। उसी के लिए एक अब खबर ये चलना शुरू हो गई है कि पाकिस्तान को 28वीं आईनी तरमीम करनी चाहिए ताकि नया NFC अवार्ड आ जाए। मैं मुकम्मल तौर पर उस चीज़ को सपोर्ट करता हूँ कि NFC अवार्ड नया आना चाहिए, ताकि थोड़ा सा तवाज़ुन आ जाए वसाइल की तकसीम में सूबों और वफाक के मबैन। अभी वफाक के 57.2%, आई थिंक, अगर मैं गलत नंबर नहीं बता रहा हूँ, तो 57.2%, जो भी हम 100 रुपया इकट्ठा करें तो 57 रुपये सूबों को दे देते हैं, बाकी पैसे वफाक के पास बचते हैं। और इन पैसों से डेट सर्विसिंग भी करनी है, डिफेंस भी चलाना है, फेडरल गवर्नमेंट भी चलानी है, जो हो ही नहीं सकता। उसी वजह से हम 8,000 अरब फिर बैंकों से कर्जा लेते हैं। अब इसको दुरुस्त करना इसलिए ज़रूरी है कि दफ़ाई अखराजात में इजाफा होता जा रहा है और मज़ीद होगा। एक तरफ इंडिया वाली सिचुएशन है जो 47 ऑनवर्ड बरकरार है, उसमें कोई बेहतरी ना आज तक आई है, ना आइंदा आनी है। अब अफ़गानिस्तान वाली सूरत हाल उससे ज़्यादा आपके लिए चैलेंजिंग होगी। ईरान वाली सूरत हाल, ईरानियन बॉर्डर, वहाँ पर भी आपको सिक्योरिटी मैयर्स पहले से ज़्यादा लेने पड़ेंगे। तो ये पैसे सारे कहाँ से आएंगे? वो पैसे कमाने के लिए आपके पास टैक्स रेवेन्यू होना चाहिए, जो पहले ही नहीं आ रहा। इकॉनमी भी नहीं चल रही तो टैक्स रेवेन्यू कहाँ से आएगा? जो काबू आया हुआ है उसका हम गला दबा रहे हैं। पेट्रोल के ऊपर तकरीबन 126 रुपये हम फ़ी लीटर टैक्स वसूल कर रहे हैं, 126 रुपये लेवी वसूल कर रहे हैं, टोटल टैक्सेस इससे ज़ायद हैं। इसी तरीके से लेवी हमने डीज़ल पे भी लगाई हुई है, क्योंकि IMF को बोला हुआ है कि दोनों को मिला के, पेट्रोल और डीज़ल मिला के 80-80 रुपये, 160 रुपये बनते हैं, वो हम वसूल करेंगे। डीज़ल को हमने थोड़ा सब्सिडाइज़ किया हुआ है, पेट्रोल से ज़्यादा वसूल कर रहे हैं ताकि टोटल बैलेंस हमारा पूरा रहे। टैक्स रेवेन्यू नहीं हम इकट्ठा कर पाते। टैक्स रेवेन्यू
पूरा करने के लिए क्या किया हमने कॉर्पोरेट सेक्टर को, बिजनेसेस को, सैलरीड क्लास को सबसे ज़्यादा पनिश किया और उससे इकॉनमी और बैठनी शुरू हो गई है। तो अब NFC के ऊपर अगर ये नहीं बैठता वफाक और सूबे, तो इस मामले को हम सुधार नहीं सकते। ये जो अभी भी हम छुरी फेर रहे हैं उल्टे हाथों से आम आदमी को, एक आम सार्फ को, उसकी वजह यही है कि IMF का प्रोग्राम हम चलाना चाहते हैं, उससे निकलना नहीं चाहते। हम मज़ीद प्रोग्राम अगले पे भी जाएंगे, क्योंकि फॉरेन एक्सचेंज जब तक नहीं कमाएंगे तो मज़ीद प्रोग्राम पे जाएंगे। ये एक मज़ीद झूठ पिछले 2-3 सालों से बोला जा रहा है कि हम IMF का आखिरी प्रोग्राम है। जब तक पैसे फॉरेन एक्सचेंज नहीं कमाएंगे तो IMF से कैसे निकलेंगे? कोई तरीकाकार ऐसा नहीं है। तो NFC को रिव्यू करना इसलिए ज़रूरी है कि सूबों के जो चीफ़ मिनिस्टर्स हैं वो तकरीबन हम उन्हें पैसे साल का कोई 12-14 हज़ार अरब सूबों को तकसीम करते हैं। सिर्फ पंजाब के पास ही 5,500 अरब है जो डिविजिबल पूल से उनको जाता है। वो कचरे के डब्बों से लेकर हर स्कूल तक, म्यूनसिपलिटी तक, इवन मस्जिदों के बाहर तक चीफ मिनिस्टर की तस्वीरें लगाने के लिए वो पैसे इस्तेमाल होते हैं। ज़ाती तशहीद के लिए लीडरी उनकी फिर भी नहीं चमक रही, लेकिन पूरा पैसा टैक्स पेयर्स का जो है वो गर्क हो रहा है इन कामों के ऊपर। तो उसको बेहतर करने के लिए ज़रूरी है कि आप उनको उतने ही पैसे दें जिसको वो बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सकें। कितने बच्चे नए स्कूलों में वो भेजने में कामयाब हुए, कितनी सूबों की इकॉनमी ग्रो की, कितने सूबों ने अपने वसाइल नए जनरेट किए, सबका जवाब आपको नफ़ी में मिलेगा, मुस्बत में नहीं मिलेगा। तो बेहतर यह है कि NFC को रिव्यू किया जाए, मुतवाज़न तरीके से वसाइल की तकसीम की जाए। वफाक इस वक्त खसारे में है, बैंक करप्ट वफाक है, उसके पास कुछ नहीं है, सारा कुछ सूबों के पास है। तो इस तवाज़ुन को दुरुस्त करने के लिए इनको तरमीम लानी चाहिए। उसका पर्पज़ कुछ सियासत नहीं होना चाहिए, उसका पर्पज़ आपकी बेहतर इकनॉमिक मैनेजमेंट होना चाहिए। उसको NFC तक ही महदूद रखें तो बेहतर है। ख़ास तौर पर लीस्ट डेवलप्ड एरियाज़ के हवाले से कुछ तवज्जो करने की ज़रूरत होगी। फॉर्मर फाटा एरियाज़ को जो मर्ज किया गया है KP के अंदर, उनकी ज़रूरियात को मद्देनज़र रखने की ज़रूरत होगी। तो इन सारी चीज़ों को सामने रख के नया NFC अवार्ड तश्कील देना चाहिए। ये आज के प्रोग्राम में शुरू में मैंने इसलिए ये इशूज़ हाईलाइट किए, मैं आजकल बार बार कर रहा हूँ कि इसके ऊपर वफाक बातें कर रहा है जो हक़ाइक़ के ख़िलाफ़ हैं। हम ग्रो करने वाले थे, जंग से तबाही हो गई, हमें जंग से अभी तक कुछ हुआ नहीं, हम पहले ही ख़राब थे, अब मज़ीद ख़राबी की तरफ चले जाएंगे। हमारा मेन टॉपिक आज के प्रोग्राम में ईरानियन इशू है, जहाँ ईरान के सदर ने 3 नुकात बताए हैं अमेरिका से बातचीत के लिए। अमेरिका की प्रपोज़ल, जो ईरान की जवाबी प्रपोज़ल्स हैं अमेरिका को, वो तो ट्रंप साहब ने कहा उनको पसंद नहीं ज़्यादा आई, लेकिन ये इसी तरीके से स्टेप बाय स्टेप उम्मीद है आगे बढ़ेंगे। ट्रंप साहब ने 13 से 15 मई तक चाइना का दौरा करना है, तो इस दौरान में ईरान वाला इशू के ऊपर पेशरफ्त हो जानी चाहिए, नहीं तो दोनों के लिए काफ़ी ताख़ीर हो जाएगी। जो ईरानियन प्रेसिडेंट मसूद पेज़ेश्कियान ने 3 चीज़ें बताई हैं, उन्होंने कहा एक तो यह है कि वक़ार के साथ मुज़ाकरात में दाखिल हो जाएं अमेरिका के साथ, दूसरा यह है जंग और अमन के दरमियान की सूरत हाल को बरकरार रखें जो अभी चल रही है, और तीसरा यह है कि जंग भी होती रहे और मुज़ाकरात भी करते रहें। ये दोनों आखिरी वाले दोनों रास्ते कोई अच्छी ऑप्शन नहीं है। पहला तरजीही रास्ता होना चाहिए कि वक़ार के साथ मुज़ाकरात में दाखिल हो जाए। अब्बास अराक़ची जो ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने गुज़श्ता 24 घंटे में 2 दफ़ा सऊदी फॉरेन मिनिस्टर से बात की और 1 दफ़ा इसाक़ साहब से बात की है। तो इससे ये ज़ाहिर यकीनन हो रहा है कि वो इलाके के बड़ी ताकत जो है सऊदी अरब, उसको साथ लेकर, और पाकिस्तान जिसको वो कहते हैं कि एक ही साले से, आज भी उन्होंने कहा एक ही साले से हमारा और वो पाकिस्तान, तो इनसे मदद लेकर अमेरिका के साथ आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। जो आज प्रोग्राम में हमारे साथ एजाज़ अहमद चौधरी साहब हैं, पाकिस्तान के नामवर सफारतकार हैं, एडमिरल जावेद इकबाल साहब हैं, मारूफ डिफेंस एनालिस्ट हैं, और बैरिस्टर अकील मलिक साहब हैं, वज़ीर मुमलकत हैं कानून और इंसाफ के। सबको प्रोग्राम में खुशामदीद भी कहते हैं। एजाज़ साहब, आपसे आगाज़ करूँगा जी। मसूद पेज़ेश्कियान के बयानात और सऊदी फॉरेन मिनिस्टर से 2 टेलीफोन कॉल्स और साथ ही ट्रंप साहब के बयानात और चाइना का विजिट, आप इसको कैसे सम अप करते हैं? क्या ये आगे बढ़ रहे हैं या वहीं गोल गोल घूम रहे हैं? नहीं, गोल गोल घूम रहे हैं जी, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप साहब जो हैं वो एक मुश्किल में आ गए हैं। उन्होंने 2015 में जो JCPOA हुआ था, उसको 2018 में जब ख़त्म किया, तो अब उससे वो नीचे नहीं ले सकते। और ईरान को भी समझ आ गई है कि इनको अगर कोई ऑफरन देना है तो वो JCPOA से थोड़ा प्लस देना है, लेकिन वो कहते हैं कि इसको हम एनकैश करेंगे, पहले ये दूसरी 2 कंडीशंस कम से कम करवा लें। एक तो ये जंगबंदी और उसकी गारंटीज के जी दोबारा हमला नहीं करेंगे, और हरमुज के ऊपर जो है इनके सॉर्ट ऑफ राइट्स मान लिए जाएं, और
और उसके बाद फिर ये वो बात करेंगे इस बारे में कि जी ठीक है न्यूक्लियर के ऊपर हम ये करेंगे। और हाँ, अपनी पाबंदियां हटवाना और पैसे जो रिलीज करवाने। अब ये जो ऐसी कंसेशंस हैं जो मेरे ख्याल में डोनाल्ड ट्रंप साहब अभी देने को तैयार नहीं है, क्योंकि उनकी अपनी पार्टी भी और बाकी जो उनकी अपोजिट पार्टीज हैं वो तो यकीनन बहुत ज़्यादा इसके ऊपर शोर डालेंगे। तो डोनाल्ड ट्रंप साहब इस वक्त खासी यानी मुश्किल पोजीशन में आ गए। कुछ लोग ये कह रहे हैं, मुझे नहीं पता ये सही है कि नहीं, कुछ तजियाकार ये कह रहे हैं कि ये जब चीन जाएंगे और चीन में बैठ के अगर कोई ये समझौता करते हैं तो वो ये कहे कि तासुर देंगे कि देखें हमने मेजर पावर्स के कॉन्टेक्स्ट में ये एग्रीमेंट कर लिया है। लेकिन मैं कहता हूँ ये वो भी ऑप्टिक्स होगी। असल चीज़ ये है कि क्या JCPOA प्लस लेने के लिए ये ईरान की बाकी शराइत मानेंगे या नहीं मानेंगे। और मुझे लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब को भी एहसास हो रहा है कि ईरान अब ज़्यादा यानी बेहतर पोजीशन में आ गया है। इन्होंने सारे धमकियां लगा के देख ली, कई बार इन्होंने जंग डिक्लेयर होने करने का किया है, यानी वादा क्या कहते हैं दावा किया है। कई बार इन्होंने ये कहा है कि जी ये मैं तबाह कर दूंगा ईरान को, दोबारा जंग अगर ये ना माने। लेकिन उनको नजर आ रहा है कि ईरान जो है वो इस वक्त बिल्कुल उनकी बात सुनने को तैयार नहीं है। चुनांचे मुझे लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब के लिए खासी मुश्किलात आ गई हैं। अब एक ही हल है, वो JCPOA प्लस अगर ईरान से लेना है तो बाकी चीज़ों में वो ईरान को कोई कंसेशन दें। और मेरा ख्याल में पाकिस्तान की जो सालसी है उसके अंदर भी शायद अब इसी डायरेक्शन में कोई चीज़ चल रही होगी। एडमिरल जावेद इकबाल साहब, आप क्या कहेंगे? क्योंकि JCPOA ट्रंप साहब को उसके इर्द गिर्द ही नया एग्रीमेंट मिलेगा, बहुत बड़ी उसमें अचीवमेंट और नहीं हो सकती। अभी एजाज साहब दुरुस्त कह रहे हैं कि वो JCPOA प्लस कुछ करना चाहते हैं, प्लस न्यूक्लियर के हवाले से चाहते हैं अपने अवाम को देने के लिए। क्या ईरान ऐसी कंसेशन उनको दे देगा? अपने स्टॉक पाइल अमेरिका तो ही चाहता है उनके हवाले कर दे, जो वो नहीं देंगे तो फिर और क्या ऐसी चीज़ होगी? मॉरिटोरियम भी लिमिटेड सा मौजूद था JCPOA के अंदर, नई चीज़ क्या होगी इसके अंदर? जी बहुत शुक्रिया। मेरा ख्याल में देखें बड़ा तारीखी ये दौर है इस वक्त, क्योंकि जो जो ग्लोबल पावर्स की स्ट्रगल है जो मिडिल ईस्ट में अनफोल्ड हुई है अभी आके, तो मेरा ख्याल में दुनिया को तो पता चल गया है कि अब USA की पावर की लिमिट है। यानी सुपर पावर की कोई कहते हैं कोई लिमिट नहीं होती, उसका अपना एक रेस्ट्रेंट होता है कि मैं जो वो चाहे करे, अगर वो ना चाहे तो ना करे। मगर अब ये दुनिया को पता चल गया है कि अमेरिका की पावर की एक लिमिट है। क्या अमेरिका को या ट्रंप को भी ये एहसास हो गया है कि नहीं? जी बिल्कुल एहसास हो गया है, लेकिन अब थोड़ा सा जो फासला है वो उनको ये तस्लीम करना बाकी है कि किस तरह इससे एक ऑनरेबल एग्जिट लें। क्योंकि ये तो चीज़ क्लियर हो चुकी है कि ईरान इस वक्त जो है वो मॉरली तौर पे भी और स्ट्रेटेजिकली तौर पे भी वो जीत चुका है। हाँ, बैटल फील्ड पे उसने काफ़ी नुकसान उठाया, मगर जो उसका जो हुर्मुज़ का कंट्रोल है वो अमेरिका जो है एक सुपर पावर होने के नाते उसको नहीं छुड़ा पाया। तो मेरा ख्याल में उसको समराइज करते हुए नेगोशिएशंस ही अल्टीमेट हल है, और तमाम साइड्स को इम्पोर्टेंटली अमेरिका और ईरान दोनों को कंसेशन करने पड़ेंगे। उसके बगैर ये वॉर टर्मिनेशन नहीं होगी, हुर्मुज़ ओपन नहीं होगा। उसका जो कंटूर जो मेरे जहन में आ रहा है वो USA को अगर ये एश्योरेंस मिल जाए जो कि ईरान देने के लिए तैयार है कि वो न्यूक्लियर वेपन डेवलप नहीं करेगा, ये तो शुरू से ही बिल्कुल चीज़ क्लियर थी। और एनरिचमेंट पे एक वो जो पाबंदी लगनी है एक टाइम पीरियड की, वो एक दोनों तरफ एक कंसेंसस हो जाए कि 5 साल है, 10 साल है, 15 साल है, जो ईरान को एक्सेप्टेबल है, जो अमेरिका को एक्सेप्टेबल है, और हुर्मुज़ खुल जाए। तो ये अमेरिका के लिए विन 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 है। तो इसमें ईरान के लिए किस तरह विन है कि वॉर टर्मिनेशन की उसको गारंटी भी मिले। ये चीन का जो दौरा है ये इस लिहाज से बड़ा अहम है कि चीन जो है वो एज अ सिक्योरिटी गारंटर इसके अंदर अमेरिका को ये कबूल करना पड़ेगा। जैसे मैंने कहा ना कि अगर वे तस्लीम कर लेंगे कि उनकी पावर की लिमिट आ गई है और एक दूसरी एक पावर है कि जो ग्लोबल इश्यूज को रिजॉल्व कर सकती है, तो उनको ये कंसेशन देनी पड़ेगी कि चीन एज अ सिक्योरिटी गारंटर वॉर टर्मिनेशन का गारंटर बने, और एनरिचमेंट के राइट्स ईरान को मिल जाएंगे। जो सिविलियन उसका जो प्रोग्राम है वो रिकमेंस हो जाएगा, सैंक्शंस हट जाएंगी, ऑयल सेल्स पे पाबंदियां हट जाएंगी, तजारत चल पड़ेगी। वो जो उसने जो टॉल वाला है वो मेरे ख्याल में उसकी एक मैक्सिमम डिमांड है। उनको भी पता है कि रियलिस्टिकली वो इसको इम्प्लीमेंट नहीं करवा सकते, तो एक राइट तो उनका अलर्ट हो जाएगा। दोबारा जब कभी खुदा न खास्ता अगर होगा तो वो उसको दोबारा भी बंद कर सकते हैं। मगर सबसे बड़ा इसमें विनर जो है वो चीन है। दुनिया के साथ साथ दुनिया की भी विन होगी, तजारत रिज्यूम हो जाएगी। क्योंकि चीन के लिए ये क्या है कि यूएस की क्रेडिबिलिटी डाउन हो गई। बगैर जंग लड़े चीन जो है वो ये जंग जीत गया है, जो एक्मी ऑफ जिसको स्ट्रेटजी कहते हैं।
जो चीन का एक ऑल्टरनेट सिस्टम है, जो एक ग्लोबल गवर्नेंस इनिशिएटिव है, ग्लोबल डेवलपमेंट इनिशिएटिव है, ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव, अब उसका प्रचार होना शुरू हो जाएगा। सिक्योरिटी प्रेजेंस होगी, गल्फ का सिक्योरिटी आर्किटेक्चर चेंज होगा, ग्लोब का सिक्योरिटी आर्किटेक्चर चेंज होगा। यही मेरे ख्याल में एक वाहिद एक मुझे एक लगता है, बट इसके लिए ज़रूरी है कि ट्रंप साहब जो है वो अपनी लिमिट्स ऑफ पावर को तस्लीम करें, और मेरा ख्याल में वो करेंगे। दुरुस्त है। बैरिस्टर अकील मलिक साहब, सर आपसे कुछ हमने 28वीं तरमीम का भी पूछा है, आप क्या कर रहे हैं, लेकिन पहले ईरान वाले इशू के ऊपर बात कर लें। क्या प्रोग्रेस देखते हैं आइंदा आने वाले दिनों में? कोई ऐसे प्रॉस्पेक्ट्स हैं कि दोबारा ये ईरान और अमेरिका इस्लामाबाद में बैठे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया मलिक साहब। मलिक साहब, एक चीज़ जो है वो पब्लिक आई में हो रही होती है, जो बयानात हैं दोनों तरफ से, वो आपने देखे, जो कि मैं अगेन मेरी ज़ाती राय है, मैं समझता हूँ कि जो अभी सिचुएशन इतनी फ्लूइड है और हर बदलते दिन जो है या आने वाले दिन में वो बदल रही है, तो उसको कम अज़ कम थोड़ा सा दोनों तरफ से जो है सीरियसली कंसिडर करने की ज़रूरत है कि अपनी जो स्टेटमेंट्स है, क्योंकि नज़र ये आ रहा है बज़ाहिर, जो एक मेरा ज़ाती व्यू है, अगेन मैं इसमें कहूँगा कि ईरान को कोई जल्दी नहीं किसी भी मुआहदे में एंटर होने के हवाले से। वो बिल्कुल कहते हैं कि आराम से चीज़ें कंसिडर कर रहे हैं, देख रहे हैं। हाँ बिल्कुल, यूएस को बज़ाहिर तो यही नज़र आता है कि चाइना के विज़िट से पहले प्रेसिडेंट ट्रंप को कोई ऑफ रैंप या कोई ऐसी सिग्निफिकेंट जो मॉन्यूमेंटल कुछ ऐसी चीज़ है जो अपनी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स या जो डोमेस्टिकली उसको सेल कर सकें, न्यूक्लियर की ट्रॉफी चाहिए। न्यूक्लियर की ट्रॉफी एक है, जेसीपीओए की बात हुई, वो तो देखें उस वक्त तमाम तर मामला हुआ, 2015 में शुरू हुआ, वियना में वो एग्रीमेंट हुआ, ट्रंप ने उसको खत्म कर दिया, यही बात है। लेकिन मेरे ख्याल से ये चीज़ें फिर फेजेस में होंगी। अगर ये कहें कि एक कॉम्प्रिहेंसिव जो कोई एग्रीमेंट है इस स्टेज पे, वो शायद पॉसिबल ना हो सकता है इन स्टेजेस हो। पहले अपनाए हुर्मुज़ के हवाले से एक दो तो चीज़ें सैंक्शंस के हवाले से देख सकते हैं, फिर फाइनली जो है वो उस पर आप जा सकते हैं न्यूक्लियर और यूरेनियम के तमाम तर मामलात के हवाले से। लेकिन पाकिस्तान देखें, पाकिस्तान के एक बड़ा मौसर सालसी किरदार रहा है, अभी भी है, लीड मीडिएटर के तौर पर पाकिस्तान अभी भी अपना किरदार अदा कर रहा है, और जो बैक एंड फोर्थ मैसेजिंग है, जो शटल डिप्लोमेसी है, उसे हम जारी और सारी रखे हुए हैं। और इसीलिए दोनों फ्रीकैन को हमारे पे अल्हम्दुलिल्लाह एतमाद है इस चीज़ का कि ये जो सालसी का तमाम तर प्रोसेस है उसको पाकिस्तान बखूबी निभा रहा है। अब ये जो बात की गई कि एज ए गारंटर किसी दूसरे या तीसरे मुल्क को क्या ये कबूल किया जाएगा, नहीं किया जाएगा, इज़ येट टू बी सीन। मेरे ख्याल से जो चाइना का विजिट है वो इतना सिग्निफिकेंट है, अगर वहाँ पे कोई ऐसी पेशकश होती है, कोई ऐसी बातचीत होती है, सदर ट्रंप के चाइना के विजिट की मैं बात कर रहा हूँ स्पेसिफिकली, तो उसमें फिर ये देखा जा सकता है कि बिल्कुल एक सेंट्रल रोल चाइना भी पाकिस्तान के साथ साथ प्ले कर सकता है। आज एक ईरानी ऑफिशियल ने ये स्टेटमेंट दी है, उन्होंने कहा कि अमेरिका से अगर हमारा मुआहदा होता है तो उसे बैनुल-अक़वामी ताकतों की गारंटी ज़मानत चाहिए होगी, और हम ये भी चाहेंगे कि इस मुआहदे को यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में भी लेके जाएं। वो इसलिए ये चाहते हैं कि ट्रस्ट डेफिसिट है, अमेरिका पे एतबार कोई नहीं है। मेरे ख्याल से फाइनली जो इसमें पॉइंट है कि यूएन के जो फोरम पे जाना, क्योंकि रीइटरेट दोबारा मैं करूंगा कि इंटरनेशनल लॉ के जो प्रिंसिपल्स हैं उनको अपहोल्ड करना इंतहाई ज़रूरी है, और उसकी ज़रूरत भी है इन दिस डे एंड एज कि जिस तरह जो हालात आप देख रहे हैं दुनिया पूरी में, जिस तरह मामला है, तो हमें वो जो यूनाइटेड नेशन की अहमियत है उसे दोबारा उजागर करने की और उसे सही मानों में जो है उसकी यूजेबिलिटी और उसकी इफेक्टिवनेस को जो है बरूएकार लाने की ज़रूरत है। एजाज साहब, जो दुनिया है वो शायद ईरान वाले मामले से पहले भी कुछ और तरीके से तकसीम होना शुरू हो गई थी, अब ईरान वाली जंग के बाद तकसीम एक नहीं होगी। ट्रंप साहब ने बोर्ड ऑफ पीस बनाया था गज़ा के लिए, वो कहीं दफन हो गया ईरान की जंग के बाद, लेकिन यूएन की टोटल रेलेवेंस हमें नज़र नहीं आई है अभी तक इस प्रोसेस के अंदर, ना गज़ा में ना ईरान वॉर के अंदर। बोर्ड ऑफ पीस भी ट्रंप साहब के साथ ही जाएगा, उसका भी कोई फ्यूचर नहीं है। तो दुनिया कुछ नई तरफ बढ़ेगी, कुछ नई ग्रुपिंग, नए अलायंसेस बनेंगे इस सूरत हाल के बाद। आपका इसमें क्या तज्जिया? बिल्कुल यही तज्जिया है जो आपने बिल्कुल आखिर में कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा और बोर्ड ऑफ पीस को कंपेयर ना करें। देखें, अक़वाम मुत्तहिदा जो है उसके जो चार्टर है और चार्टर के जो प्रिंसिपल्स हैं वो अभी तक जो है वैलिड हैं, और चाइना ने जितने इनिशिएटिव्स लिए हैं, रूस भी चाहता है कि उसकी पासदारी हो, सारी ताकतें चाहती हैं। इस वक्त सिर्फ और सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप साहब उसको चैलेंज कर रहे हैं, वरना तो पूरी दुनिया चाहती है। अमेरिका ने
उसको चैलेंज किया हुआ, वरना कोई भी नहीं चाहता। और मेरे ख्याल में ये अमेरिका की शायद आने वाली हुकूमतें भी चाहेंगी कि उनको वापस लेकर आएं, क्योंकि अगर वो नहीं लेकर आएंगे तो फिर ये यूरेशिया, जो ग्रेटर यूरेशिया है, यूरोप और एशिया, ये एक साइड पे हो जाएंगे। उन्हीं प्रिंसिपल के तहत वो अपनी एक नई दुनिया अलहदा बसा लेंगे। और उसके ऊपर डोनाल्ड सदर पुतिन ने भी अपना एक यानी 2015 में तजिया दिया था, एक आइडिया दिया था, कॉन्सेप्ट दिया था। चाइना ने भी ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव से, कलेक्टिव सिक्योरिटी के नाम से एक इनिशिएटिव दिया हुआ है। तो अफ्रीका, यूरोप और एशिया तो मिलकर इस पे करेंगे, और रह जाएगा तो अमेरिकाज रह जाएंगे पीछे। तो इस वजह से मेरे ख्याल में यूनाइटेड नेशंस और उसके असूल जो हैं वो काफ़ी हद तक जिंदा रहेंगे। अगरचा पीस एंड सिक्योरिटी के मामले में अक़वाम मुत्तहिदा ज़्यादा रेलिवेंट नहीं है। ज़्यादा बात अब आ जाएगी कि विद इन दिस ओवरऑल रूब्रिक ग्रेटर यूरेशिया के जो खित्ते के अंदर भी कुछ ना कुछ अरेंजमेंट्स बनेगी। और सब लोग बात कर रहे हैं कि ये जंग ख़त्म होने के बाद जो एक नया अरेंजमेंट होगा, जिसको अभी किसी अखबार में सुन्नी अलायंस कहा हुआ था, जिसको मैं बिल्कुल, आई जस्ट डोंट लाइक दिस टर्म, ये बिल्कुल गलत किस्म की टर्म इन्होंने लगाई हुई है कि जिसमें पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया, तुर्की और इजिप्ट वगैरह हैं। नहीं, इसमें तो ईरान को शामिल करना होगा, और ये नॉन सेक्टेरियन किस्म का अरेंजमेंट होगा। और मेरा ख्याल है ईरान उसी की कोशिश कर रहा है कि सबसे बातचीत कर रहा है मुसलसल, ताकि बाद में जो अरेंजमेंट बने वो सबके लिए हो, और तभी तो ये लोग महफूज होंगे ना इसमें, वरना तो कोई महफूज नहीं। स्वाय यूएई के बाकी तो सारे के सारे उसके ऊपर ऑन बोर्ड है। यूएई भी मेरे ख्याल में गलत एक राह पे चल निकला है, ये भी जल्द वापस आ जाएगा, मुझे काफ़ी हद तक इस बात का यकीन है। अच्छा, मैं एक कमेंट अगर आप इजाज़त दे दें, जो आपने इब्तदाइया में इक्तिसादी मामला पे की, क्योंकि मैं अपने हर आर्टिकल के आखिर में और अपनी टॉक के आखिर में बात करता हूँ, बैरिस्टर वकील साहब भी बैठे हैं, कि ये हमारे लिए बड़ा ज़रूरी है कि ये जो मिलिट्री प्रोफाइल है और अस्करी प्रोफाइल बना और जो सिफारती प्रोफाइल बना है, इसको लेवरेज करके अपनी इक्तिसाद को बेहतर किया जाए। और जो अभी आपने इशारे बताए हैं वो सारे बड़े स्केरी किस्म के हैं, तो हमें वाकई विल हैव टू लर्न टू लिव विद इन आवर मीन्स। और बिल्कुल इसको एनएफसी को दोबारा से रिव्यू करना चाहिए। और क्योंकि जो जिस वजह से आपने 18th अमेंडमेंट कराई थी, वो ये था कि ये सूबे फिर डिस्ट्रिक्ट तक और तहसील तक जाने देंगे ये रिसोर्सेज, ताकि आम सिटीजन एम्पावर हो। वो तो हुआ नहीं। वो आर्टिकल 148 साफ कह रहा है कि आप प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन करें, आप इलेक्शंस करें लोकल बॉडीज के, लोकल गवर्नमेंट के, वो हम काम नहीं कर रहे। तो इस वजह से बिल्कुल इसको रिव्यू होना चाहिए। थैंक यू। अच्छा, आपका एनएफसी वाला थोड़ा सा सवाल अब ले ही लेते हैं, क्योंकि आपने काफ़ी इस पे बात कर ली है सर। लेकिन आपकी तरफ आने से पहले एडमिरल जावेद इकबाल साहब से भी इस पे राय ले लें। एडमिरल साहब, जो दिफाई ज़रूरियात हैं वो हम उधार पे चलाते हैं। अब ये कोई खुशाइंद बात नहीं है, हम लोगों को गुमराह कर रहे हैं। 14-15 हज़ार अरब का हम टैक्स इकट्ठा करते हैं साल का, 60% सूबों को देने के बाद हम बाकी का पैसा सूद की अदायगी के लिए भी काफ़ी नहीं होता। फिर हम मुकम्मल तौर पर डिफेंस को भी और फेडरल गवर्नमेंट को भी उधार के ऊपर चलाते हैं। इसमें तवाज़ुन तो लाना पड़ेगा, कैसे लाएं? जी बिल्कुल, देखें, इसमें सोल्यूशन भी सिंपल है, और जो क्राइसिस है वो तो सिंपल है ही है कि हमें प्रोडक्टिव सोसाइटी बनना पड़ेगा, हमें एफिशिएंट सोसाइटी बनना पड़ेगा, हमें कमाना पड़ेगा, हमें बिजनेस के लिए आसानियां पैदा करनी पड़ेंगी, हमें फॉरेन इन्वेस्टमेंट को लाना पड़ेगा, सिक्योरिटी इन्वायरमेंट को बेहतर से बेहतर करना पड़ेगा। मतलब ये सब चीज़ें जो हैं वो क्लियर हैं, रिटन ऑन द वॉल हैं, नविश्ता दीवार हैं। और यही कोई एक मैजिक बुलेट से ये चीज़ नहीं ठीक हो जाएगी। ये कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसी से और एक सस्टेन्ड फोकस से ठीक होगी। हमने हमेशा देखा है कि उसके ऊपर फोकस आता है, फोकस एक चलता है। लेकिन ये जो एक एक्सटर्नल सिक्योरिटी थ्रेट है जो इंडिया की सूरत में आपने देखा अभी, कि वो उसको एक हमारी एक कंपल्शन भी बन गई है कि टू मेंटेन अ स्ट्रॉन्ग कन्वेंशनल डिटरेंट। न्यूक्लियर डिटरेंट तो अल्हम्दुलिल्लाह है, लेकिन न्यूक्लियराइजेशन के साथ साथ ये देखा गया और ये साबित भी हो गया कि एक स्ट्रॉन्ग कन्वेंशनल डिटरेंट बहुत जरूरी है, जिसके बगैर जो है वो न्यूक्लियर डिटरेंट जो है वो सही तरह से ऑपरेशनलाइज नहीं होता, इंटरफेस नहीं होता। तो ग्रेजुअली हमें सेल्फ रियलाइजेशन की तरफ डिफेंस में भी तो आ रही हैं, पेस शुरू है, उसको और तेज करने की जरूरत है। खुद इनसारी जो वेपन है वो हम यहाँ पर बनाएं। जो जिस तरह के जंग का एक किरदार चेंज हुआ है और उसके अंदर जो गैर रवायती जंग, हाइब्रिड वॉरफेयर, उसके जो टूल्स हैं, उसकी जो वेपन्स हैं वो लो कॉस्ट वेपन्स हैं, वो इतने हाई टेक नहीं है। हाँ, कुछ हाई टेक एलिमेंट है जब हम साइबर में चले जाते हैं या स्पेस की तरफ जाते हैं। तो ये हमें इसको एक पाकिस्तानियत, एक मतलब एक लोकल सोल्यूशन, लो कॉस्ट सोल्यूशन एंड इफेक्टिव सोल्यूशन की तरफ जाना पड़ेगा। सही।
आपकी आवाज़ आना मुझे बंद हो गई। बैरिस्टर अकील साहब, NFC, क्या आप 28वीं तरमीम लाना चाह रहे हैं NFC के लिए? देखिए, 27वीं के बाद नंबर तो 28वां ही बनता है मलिक साहब, और इसमें कोई ऐसी ढकी छुपी बात नहीं। कुछ ऐसे इश्यूज थे जो आउटस्टैंडिंग इश्यूज थे, वो भी कोई ऐसी पर्देदारी वाली बात नहीं जो डिस्कस हुई। 140A का भी जिक्र किया। 140A हमारी इत्तेहादी जमात है, बिल्कुल उनकी डिमांड 26वीं तरमीम और 27वीं दोनों में पास ही है, तो मेरा ख्याल है ये टॉप ऑफ द एजेंडा आइटम होगा। जी बिल्कुल, साहब ने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस भी ये बात की। उन्होंने, हमने कमिटीज़ में, बल्कि मैं खुद उस स्पेशल कमेटी में मौजूद था, और उस कमेटी में जब 27वीं तरमीम की मामला थे और उस पर शिक बाय शिक हम सारी चीज़ें कर रहे थे, तो उसमें हमने सपोर्ट किया था उस कमेटी में 140A को। नया NFC अवार्ड बिफोर बजट, देखिए आफ्टर बजट, बिफोर बजट अभी जो फिल वक्त ग्लोबली हालात हैं, जो इंटरनेशनल मंजरनामा है, वो मैं नहीं समझता कि बिफोर बजट शायद हो, लेकिन अब ये देखने की बात है कि व्हेन वुड बी दैट राइट टाइम कि जब आपके कंसेंसस हो जाएंगे, क्योंकि अभी तो फोकस जो है वो मेनली इसी हवाले से, क्योंकि सब चीज़ें कनेक्टेड हैं इस अबनाए हुर्मुस की ब्लॉकेट के हवाले से, या जो डिलेज आ रहे हैं उस हवाले से। पूछें तो आपकी इसी ग्लोबल सिचुएशन ने ज़्यादा इस चीज़ को यहाँ किया है कि आपको NSC को रिव्यू करना है, क्योंकि आपको वसाइल चाहिए थे, 300-400 अरब का कुशन चाहिए था, जो आपके पास है ही नहीं। आप सुबह से कह रहे हैं यार 100 अरब का दो, 50 अरब दो, 60 अरब दो, तो यू नीड टू रिव्यू इट, गो टू इट। एब्सोल्युटली, क्योंकि हर जो साल आता है, फाइनेंशियल ईयर आता है, उसमें फेडरल हुकूमत ज्यादा से ज्यादा बर्डन जो है वो शोल्डर करती है और बेयर भी करती है। आपने NFC की बात की मलिक साहब, मैं ये आपको जरूर बताऊं, देखें चारों सूबे जो हैं उनको जो फॉर्मूला है उसके मुताबिक मिलते हैं। मुझे बताएं कि जो गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद जम्मू कश्मीर के लोग हैं, क्या वो कम पाकिस्तानी है? दे आर इंटेग्रल पार्ट ऑफ पाकिस्तान। फेडरल गवर्नमेंट करती है, तो मेरे ख्याल से इक्वल एलोकेशन होनी चाहिए इस सारे मामले पे। ये नहीं हो सकता कि आप 4 सूबों को दें। आपकी बात से ये साबित हुआ कि आप NFC नया लाएंगे, सिर्फ उसके टाइम फ्रेम के ऊपर अभी तय नहीं है। इससे आप जो समझ लें, लेकिन मैं समझता हूं कि सारा बर्डन वफाक शोल्डर नहीं कर सकता और वो बेयर नहीं कर सकता। इसका कोई ना कोई मैकेनिज्म डिफाइन करने की जरूरत है। क्या वो वर्केबल मैकेनिज्म होगा? क्या वो पॉलिटिकल एग्रीमेंट होगा अमंग्स पॉलिटिकल पार्टीज जो इत्तेहादी हैं, क्योंकि कोalition गवर्नमेंट है। तो मेरे ख्याल से ये चीज़ इन अ लार्जर कॉन्टेक्स्ट देखने की जरूरत है। वैसे अगर इस मसले के ऊपर कंफ्यूजन का शिकार नहीं होना चाहिए, इस वक्त आपकी जो मोस्ट वीक कोलिशन होती है वो वाली है। देखिए, मेरे ख्याल से इसके अलावा इसके साथ कोई इशू नहीं जोड़ना चाहिए। पॉलिटिकल पार्टीज की रियलाइजेशन है, जिस तरह मैंने कहा कि GB, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर इंटेग्रल पार्ट है पाकिस्तान के। ये नहीं हो सकता कि सारा बर्डन जो है वो वफाकी बेयर करे, सूबों को भी तो देखना होगा। और ये मिसालें पहले भी मौजूद हैं, आपको याद है। ब्रेक ले लें, हमारे साथ रहिएगा, फिर इसके बाद बात और करते हैं। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद कहते हैं। सर, आपका बैरिस्टर अकील साहब जवाब अधूरा रह गया था। नए NFC अवार्ड को हमें वफाक का बजट मुतवाज़न बनाने के लिए अशद ज़रूरत है। हम दिफा को हार के ऊपर चलाते हैं। दुरुस्त कह रहे हैं, बिल्कुल। इसके लिए हमें कोई अर्जेंटली कुछ काम करने की ज़रूरत है, और ये मौजूदा सूरत हाल में इसकी ज़रूरत पहले से ज़्यादा हो जाती है। ब्रेक से पहले मैं थोड़ा सा एक मिसाल दे रहा था कि सूबों ने, और बिलखुसूस मैं पंजाब की अगर बात करूं तो आपको याद होगा कि 1% वो तमाम तर जो मामला बलूचिस्तान का, मैं शायद हो सकता है नंबर्स में थोड़ी गलती कर रहा हूं, लेकिन ये मिसाल मौजूद है कि एक सूबे ने जो है दूसरे सूबे को सपोर्ट किया इस हवाले से वॉलंटरली। और इसी को देखते हुए मेरे ख्याल से चारों सूबों को दिल बड़ा करने की ज़रूरत है। और बात भी यही है कि गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर और इवन अदरवाइज भी अगर आप देखें तो वफाक पे थोड़ा बर्डन कम करने की ज़रूरत है, क्योंकि जब IMF के प्रोग्राम में हैं और एक उधार पे मामला चलता है तो फिर वो आपको देखने की ज़रूरत है कि अपनी स्पेंडिंग उस हवाले से और फिर उस पूल में से जो शेयरिंग है वो फिर मुतवाज़न तरीके से होनी चाहिए। जो दफ़ाई ज़रूरियात हैं वो सारे सूबों को और वफाक को पॉपुलेशन बेसिस पे शेयर करनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और ये वफाकी बजट ठीक हो जाएगा। इससे भी अगर आप देखें तो आइंदा आने वाले बजट में ये जो साल पिछले पूरा गुजरा है तो आपकी जो डिफेंस स्पेंडिंग है वो इंक्रीज ही होगी, क्योंकि एवरी ईयर वो इंक्रीज होती है। तो पहले से ज़्यादा दफ़ाई ज़रूरियात हैं। इंडिया बिल्कुल मार का हक के बाद अफगानिस्तान के ऊपर कोई ऑपरेशन कर रहे हैं, ईरानियन साइड के ऊपर अमेरिका ने हमला किया। कोई दो राय नहीं, हमें अपना मुल्क का दिफा और मजबूत से मजबूत तर बनाने की जरूरत है और उसके लिए जितनी कोशिशें हैं या कुर्बानियां हैं वो हमें देनी पड़ेंगी, मिनासल कौम भी और सूबों के हवाले से भी। सही। अच्छा एडमिरल जावेद साहब, जो चाइना का विजिट है US प्रेसिडेंट का, उस पर आपने पहले बात की, बात अधूरी दरमियान में NFC की तरफ निकल गए थे, वापस उसी तरफ आते हैं।
चाइना का रोल आप क्या देखते हैं आने वाले सालों में इस पूरे खित्ते के अंदर, मिडल ईस्ट के अंदर? पाकिस्तान, ईरान, सऊदी अरब, तुर्की प्लस चाइना, इनको देखते हैं कि आपस में इनकी ताउन मजीद बढ़ेगी, मुस्तहकम होगी? जी बिल्कुल, देखें तारीख के अदवार पे अगर एक नज़र डालें तो एक लीडिंग सुपर पावर होती है जिसका एक दौर है, जिसका सिक्का राजुल वक्त चलता है। एक ज़माने में रोमन थे तो पैक्स रोमाना कहलाता था। जब आप उसको देखें, जब ये ग्रेट ब्रिटेन जो है वो कहते हैं कि उसकी सल्तनत पे सूरज गुरूब नहीं होता था, तो वो रूल ब्रिटानिया के नाम से ना वो एक चीज़ आई। फिर अभी मतलब जब से ये यूनिपोलर मूवमेंट आया था तो एक तरह से इसको एक पैक्स अमेरिकाना हुआ तो नहीं मगर कहा जा रहा था। तो अब मेरे ख्याल में ये जो पैक्स चाइना का दौर आने वाला है, ये तो उसमें कब आएगा उसका शुरुआत हो चुकी है। तो चीन का रोल जो है वो ऑलरेडी आहिस्ता आहिस्ता आप देखेंगे इकोनॉमिकली उन्होंने अपने आप को स्ट्रॉन्ग किया, और उनकी पॉलिसी भी यही है कि पीसफुल राइज। वो कॉन्फ्लिक्ट नहीं चाहते, वो दुनिया में जंगे नहीं चाहते। उन्होंने बड़ा एक यूनिक विन 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 मॉडल और एक कम्युनिटी ऑफ शेयर्ड इंटरेस्ट फॉर ऑल, यानी कि तमाम डेवलप करें और पीसफुल तनाज़ात हल करें। तो जंग तो कोई भी लड़ सकता है ना, लेकिन ऐसी ताकत के जो जंग को रोक दे वो एक ग्रेटर पावर होती है। और वो मेरे ख्याल में अब चीन जो है वो एक बहुत अहम किरदार अदा करेगा इस विजिट के बाद। और आप देखेंगे कि मिडल ईस्ट की सूरत हाल में एक वाज़ेह एक मुझे तो लगता है एटलीस्ट, मे बी आई एम रॉन्ग, लेकिन एक जल्दी एक बेहतरी आएगी और चीन एक ग्रेट पावर के तौर पे फिर एक ओवर के इस रीजन में भी और बल्कि दुनिया के स्टेज पे भी सामने आएगा। बट वो सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट नहीं है। और जो नई रीजनल ग्रुपिंग जैसे नई रीजनल ग्रुपिंग्स भी देखते हैं, पाकिस्तान और सऊदी अरब के माबैन एक वो स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट है। क्या देखते हैं कि तुर्की या ईरान उस एग्रीमेंट में शमूलियत इख्तियार करें और उसकी ज़्यादा मौसर और बड़ी जामे शक्ल हमारे सामने आए? जी बिल्कुल, देखिए एक रीसेट तो ज़रूर शुरू हो गया है। आपने देखा कि जब जंग जारी थी तो खलीजी ममालिक में कुछ लोगों ने एकदम से अमेरिका से हट के यूक्रेन से मुआहदे शुरू कर दिए। काउंटर ड्रोन टेक्नोलॉजी हो सकता है उसमें उसको अमेरिका की वो एक पसे पुश्त हमायत हासिल हो, लेकिन एक गल्फ कंट्रीज एक ऑल्टरनेट चाहती हैं। आहिस्ता आहिस्ता वो चीन की जो हार्डवेयर है उसकी इंडक्शन ज़्यादा होगी, फिर ये जो अलायंसेस हैं उसमें रीसेट होगा। पाकिस्तान का रोल ऑलरेडी मुसलमा है, तुर्की जो है वो भी एक उभरती हुई एक मिलिट्री और एक इकनॉमिक पावर है। और इसी तरह जो दूसरे ममालिक हैं, सऊदी अरेबिया है, इजिप्ट है। अगर हम उसको ग्लोबल लेवल पर देखें तो इंडोनेशिया और मलेशिया जो है वो फार ईस्ट में एक पावर है। अगर हम सिर्फ मिडिल ईस्ट में एक मुस्लिम ब्लॉक के तनाजुर में बात करें, लेकिन साथ साथ उसमें चाइना के एक लीडिंग रोल से एक रिवाइज्ड या एक रीबैलेंस्ड सिक्योरिटी आर्किटेक्चर जो है मिडिल ईस्ट में मुझे नज़र आ रहा है, जिसमें तमाम के इंटरेस्ट जो हैं वो सेफगार्ड होंगे और एक ग्लोबल कॉमर्स जो है वो दोबारा से रिज्यूम हो। सही। बैरिस्टर वकील साहब, जो लास्ट क्वेश्चन है, 28वीं तरमीम के अंदर कुछ ऐसी बात भी मौजूद है कि नए सूबों की क्रिएशन कैसे करनी है, रीड्राइंग ऑफ बाउंड्री? देखिए, मैं इस पे सिर्फ इतना ही कह सकता हूँ कि अगर पॉलिटिकल कंसेंसस हो चीज़ों पे, क्योंकि वाक़तन सूबों के अगर आबादी के हवाले से मैं देखें उसको ना कंफर्म कर सकता हूँ ना डिनाई कर सकता हूँ, लेकिन आप एक रैशनली अगर चीज़ों को देखें तो सूबों की मैनेजमेंट के हवाले से और गवर्नेंस के हवाले से गो के कई सूबों में अच्छी गवर्नेंस भी है, लेकिन थोड़ा सा जो लोकल गवर्नमेंट का जो एक बात की जाती है या इफ़ेक्टिव उसकी जो तरसील है निचले लेवल तक, तो उसको देखने की ज़रूरत है। ये बिल्कुल आ सकती है बात अंडर डिस्कशन। कोई ऐसी चीज़ मैं ये नहीं कहूँगा कि रूल आउट की जा रही है, नहीं, लेकिन इस वक्त रीड्राइंग ऑफ बाउंड्री से ज़्यादा जो लोकल गवर्नमेंट का सिस्टम है ना आपका, उसको स्ट्रेंथन करने की जरूरत है। बिल्कुल, तो पहला स्टेप यही होना चाहिए कि मुकामी हुकूमतों को कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर प्रोविजंस डालें। एनएफसी का फैसला जो तकसीम है वो प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन की शक्ल में निचले अजला तक मुंतकिल हो। बिल्कुल। और 18वीं आईनी तरमीम का मकसद ही ये था कि जो वफाक से जो तमाम तर मामलात हैं वो सूबों के जो सब्जेक्ट्स हैं जो वहाँ पे सूबों तक जाएं, सूबों को मजबूत किया जाए। लेकिन इफेक्टिवली मेन मकसद जो था कि
इख्तियारात की तरसील निचले लेवल तक हो, ताकि गवर्नेंस के इशूज़ जो हैं, जो आवाम के रोज़मर्रा के इशूज़ हैं, उनको जो है इफेक्टिवली जो है एड्रेस किया जाए। लेकिन वो ना हो सका उस हवाले से, और कई साल उसमें गुजर गए। अब उसकी अशद ज़रूरत है कि हमें जो लोकल गवर्नमेंट स्ट्रक्चर्स हैं उनको मज़ीद स्ट्रेंथन और मज़ीद फाल। वैसे आजकल एनएफसी और ये मुकामी हुकूमतों का कॉन्स्टिट्यूशन या 28वीं तरमीम में लाए ना, तो बड़ा अच्छा मौका है। हम लोगों की तवज्जो ईरान पे है, तो आप लोग बड़े खामोशी से एक दिन असम्बली बुलाएं, पार्लियामेंट बुलाएं, ठक ठक मोरे लगाएं 5 मिनट। ऐसा भी मौका नहीं है, क्योंकि उसमें सियासी जो मलिक साहब, एडमिरल जावेद इकबाल साहब, एजाज अहमद चौधरी साहब, सबका शुक्रिया। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।